साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं खास पेशकश देश का सवाल। और ये सवाल हमास और इजराइल युद्ध से जुड़ा हुआ, जिसके बीच कल केरल के मलप्पुरम में फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली निकाली जाती है। रैली को हमास का नेता खालिद मशाल वर्चुअली संबोधित भी कर देता है। रैली में हिंदू विरोधी नारे लगते हैं। केरल में ही एर्नाकुलम में आज ईसाइयों की प्रार्थना सभा में सीरियल ब्लास्ट हो जाते हैं। एक शख्स की मौत हो जाती है, दर्जनों लोग घायल हैं। एनआईए की टीम जांच में जुट गई है। हालांकि धमाके की वजह अभी सामने नहीं आई है। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। मलप्पुरम में यूथ विंग की रैली में आतंकी संगठन हमास के नेता खालिद मशाल का संबोधन, हिंदू विरोधी नारेबाजी, फिलिस्तीन बचाने की आड़ में हमास का समर्थन किए जाने की बात यहां पर सामने आई। यहूदियों के खिलाफ नारेबाजी भी हुई और साथ ही बुलडोजरवादी हिंदुत्व को भी इसमें जोड़ दिया गया। हमास और इजराइल जंग शुरू होते ही हिंदुस्तान में कई जगहों पर हमास के समर्थन में रैली और नारेबाजी हुई है। हैदराबाद में कल ही ओवैसी ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करवाई थी। भगोड़ा जाकिर नाइक मलेशिया में रहकर भारत में युवाओं को भड़काने वाले वीडियो डालता रहता है, धर्म की आड़ में बरगलाता है। अपने गेस्ट पैनलिस्ट से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एर्नाकुलम में धमाके पर बीजेपी क्या कुछ कह रही है, ये सुन लेते हैं। There was an explosion in Zamra International Convention Center, Kalamasheri, in which one person died and 36 persons are undergoing treatment as per our information. In that convention center, Jehovah's Witness regional convention was happening, and all our senior officers, including the Commissioner of Police, and others are at the spot. They are investigating the matter. Our additional DG Law and Order is already on the way. He will be reaching soon, and myself will be reaching the incident place shortly. And we are examining the all angles, and we will find out who is behind this, and we will take very stringent action. देखिए, हम लोग हमेशा ही अलर्ट पर रहते हैं। कोई अलग से अलर्ट नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग ध्यान रख के, क्योंकि मुंबई पुणे जैसे बड़े शहर ये महाराष्ट्र में है, तो लगातार हमको ध्यान रखना पड़ता है कि कोई गलत गतिविधियां न हो। उस प्रकार से हमारा प्रयास चल रहा है। केरला में पहले से ही देश विरोधी शक्ति सक्रिय है, और ये सरकार आने के बाद अभी जो कम्युनिस्ट सरकार है, इन्होंने उसको बढ़ाया। पीएफआई जैसे संस्था को उन्होंने पनाह दी, सबसे ज्यादा सक्रिय वहां था। लाभ जिहाद से लेकर के बम ब्लास्ट सब कुछ होता था, और वहां की राज्य सरकार की मदद है। आज वहां के सामान्य लोगों की जान खतरे में है। इसका केंद्रीय कोई ब्यूरो से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसका समाधान होना चाहिए। जहां टेररिज्म पूरा देश में मोदी सरकार ने बंद कर दिया है, केवल इंडिया जोट के जो शासक हैं उनकी राज्यों में ही इस प्रकार इंटरनेशनल एक्टिविटी हो रही है। आपने बयान सुने, पुलिस अधिकारियों के भी बयान सुने और राजनेताओं के भी बयान सुने, लेकिन देश का सवाल है और हमारे सवाल बहुत बेसिक है। केरल में धमाका आखिर किसकी साजिश है? क्या यह धमाका वाकई साजिश के चलते ही हुआ है? क्योंकि कल मलप्पुरम में रैली हुई और आज एर्नाकुलम में सीरियल ब्लास्ट हो गए। केरल में हमास के समर्थन में रैली किसने निकाली? क्या जरूरत थी इस रैली को हमास के समर्थन में निकालने की, जब बात सब कोई फिलिस्तीन की कर रहे हो? हिंदुस्तान में आतंकी हमास के हमदर्द आखिर कौन है और हमास का हमदर्द बनने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी, जब भारत सरकार ये कह रही है कि वो फिलिस्तीन को लेकर अपनी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं कर रही है, दो राष्ट्रों के सिद्धांत पर लगातार कायम है। मेरे साथ खास मेहमान लगा इस वक्त जुड़ने वाले हैं। एडीजे रिटायर्ड पीके मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के जानकार, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ पीके मिश्रा साहब जुड़ेंगे। राजीव जेटली साहब, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ इस वक्त जुड़ेंगे। एडवोकेट ज्ञानेंद्र मिश्र मेरे साथ जुड़ेंगे, नेता कांग्रेस के तौर पर, और सैयद रुमान हाशमी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बेसिक सवाल, जैसा मैंने कहा कि ये जो सवाल हैं ये बेसिक सवालों से ही अगर शुरू किए जाएं तो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। राजीव जेटली जी का सबसे पहले मैं रुख करना चाहूँगा। राजीव जेटली जी, थोड़ी देर में राजीव जेटली जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ेंगे, अभी मेरे साथ जुड़े नहीं हैं। एडीजे रिटायर्ड पीके मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के जानकार, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, केरल में जो कुछ भी तस्वीर उभर कर सामने आई है, इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी समर्थन में नारे लगे थे।
इससे पहले उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी ये जानकारी सामने आई है, हैदराबाद में भी ऐसा हुआ है, श्रीनगर में भी ऐसा हुआ है। ये जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, केरल को आप किस तरीके के रूप में देखते हैं जहां पर हमास का लीडर संबोधित कर देता है, और शायद ये पहला ऐसा मामला सामने आया जहां पर किसी ऐसे संगठन के किसी टॉप लीडरशिप में से शामिल किसी शख्स ने संबोधन किया हो और अगले दिन यह हालात देखने को मिले हो। पीके मिश्रा जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछे। ये जो चीज केरल में हुआ, आप जिस तरह बताए यूपी में और कहीं पर भी हुआ था, इतने बड़े धरना से कहीं पर नहीं हुआ था, क्योंकि केरला में जो है स्लीपर सेल्स बहुत है, जिहादी स्लीपर सेल्स बहुत है। इसमें ना सिर्फ IS, इसमें हमास का जो हमास के सपोर्टर्स भी बहुत है। आप देखिए जो मलयपुरम में हुआ, जो सॉलिडारिटी ऑफ यूथ फेडरेशन ने जो ऑर्गेनाइज किया था, जिनका तो हुआ था सिटी सुहाइब सिटी ने ऑर्गेनाइज किया था। देखिए जब हम मार्शल जब वहां से कतार से एड्रेस कर रहा है और जो कुछ उसने एड्रेस में किया, तो उसको यहाँ मलयपुरम में पूरा जनता को दिखाया गया, जो उनके समर्थन को दिखाया, सॉलिडारिटी ऑफ यूथ फोरम। और ये जो है जमात अली इस्लामी का JEI का एक पार्ट है, और ये जो है बिल्कुल टेररिस्ट ग्रुप, और इनको जानबूझ के किया गया है ताकि ये जो है ये पालेस्टाइन का ऊपर से तो बोलते हैं कि हम पालेस्टाइन का समर्थन में किए हैं, लेकिन ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं हमास का जो एक्शन था इजराइल के ऊपर, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जो हमास के लीडर खालिद मसाल ने बताया कि आप इसको जो है स्ट्रीट के ऊपर आ जाओ, हिंदुत्व और जो ज्यूइज्म है और क्रिश्चियनिटी है, इनके खिलाफ में आप प्रोटेस्ट करिए, और पर्टिकुलरली अमेरिकन इम्पेरियलिज्म के ऊपर भी आप प्रोटेस्ट करिए। आप इसके ऊपर जो है मैक्सिमम प्रोटेस्ट करना चाहिए, और जो है इसराइल का जो ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, जो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जोर देकर रखा है, इसराइल के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, और आपका जो ये प्रदर्शन जो है ये जारी रहना चाहिए। सिटी जो है उन्होंने ये भी बताया, सिटी साहब ने ये भी बताया, ये तो छोटा सा केरल में एक बार हुआ था, अब वो बता रहे हैं कि ऐसा जो है भारत के प्रत्येक अंग में ये चीज होगा। और फिर वो बताते हैं, देखिए हमास जो है ये तो हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, इंडिया इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कभी किया नहीं है ना, उसको बैन करने के लिए कोई ऑर्डर किया है। अगर मैं हमास के फेवर में किया और इसको मैंने सपोर्ट किया, या हमास का लीडर का एड्रेस को सुना और दूसरों को सुना, उसमें गलती क्या हो गया? हम और भी करेंगे और भी सुनाएंगे। तो ये तो क्लियर है कि इनका जो व्यू है, डेफिनेटली ये जो है हमास का, ये सिर्फ पैलेस्टाइन का, ये ऊपर का कवर है पैलेस्टाइन को हेल्प करना, नीचे जो है हमास का जो एक्शन था इसराइल के ऊपर, उसको ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसमें मजाक ले रहे हैं, और उसको बता रहे हैं इंडिया में कि हम ये चीज कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि केरला पुलिस क्या कर रहा था जब मलयपुरम में ये चीज फ्राइडे को हुआ है, और देखिए आज जो है सुबह जो है वो धमाका हो गया। आप देखिए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस ये 2 दिन में बनाना, 2 दिन में प्लांट करना, उसमें टाइम डिवाइस रखना, एक के साथ इकट्ठा ब्लास्ट करना, वो फिर तभी हुआ जब इन्होंने इनका 3rd डे का जब क्लोजिंग हो रहा था, जब पूरे 2000 लोग वहां मौजूद थे। अब तो उस टाइम पे ये ब्लास्ट हुआ, इनको पता था इस ब्लास्ट का इफेक्ट बहुत जोरदार होगा। तकरीबन आपका 40 आदमी घायल हो चुके हैं और एक लेडी मर चुकी है। इट्स अ वेरी बिग ब्लास्ट। ये जो है ये आतंकवादी का काम है, और उसमें जो है केरला में ये जो है JEI का साथ ये जो है हमारा जो फेडरेशन के जो ने किए हैं, तो इनके पास एक्सप्लोसिव डिवाइस पहुंचा है, इनके पास जो है ट्राइगर भी पहुंचा है, टाइम डिवाइस भी पहुंचा है, इनके पास ट्रेंड आदमी है जो इसको प्लांट कर सकता है, जो टाइम डिवाइस लगा सकता है, जो इनको उसका सकता है। तो ये सब चीज जो है केरला में है। मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, कश्मीर जो प्रॉब्लम दिया था इंडिया को बहुत कम है, जो केरला में जो चीज हो रहा है
बहुत कुछ है। नहीं, आपने आप आपने आपने देखिए- आपने दो तीन बातें बड़ी साफ कही हैं। अगर कल इस तरीके का संबोधन होता है और आज इस तरीके के 3 ब्लास्ट हो जाते हैं बिल्कुल। एक के बाद एक, तो दो चीजें तो साफ हैं। ये एक्सप्लोजिव डिवाइस वहां पर पहले से मौजूद थी, आज से नहीं मौजूद थी, क्योंकि इतनी जल्दी एक्सप्लोजिव डिवाइस मंगाना और उसको उसके इंपैक्ट के तौर पर दिखाना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात जो आपने कही कि इसको चलाना और इसको असेंबल करना, इसको कैरी करना, उसके लिए भी कोई एक्सपर्ट वहां पर मौजूद है जो पहले से है, जो आज से नहीं है। 24 घंटे में तो नहीं हो सकता। मैं रुक करूंगा, मेरे साथ कांग्रेस के नेता ज्ञानेंद्र मिश्रा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी, जो तस्वीर केरल से उभरती हुई दिखाई पड़ रही है, हमास से हमारे देश का कोई कनेक्शन नहीं है। फिलिस्तीन को लेकर भारत का विदेश मंत्रालय चीजें साफ कर चुका है। तो इस तरीके का संबोधन और उस संबोधन के बाद इस तरीके की स्थिति, ये तो खुद को घाव पहुंचाने वाली हालत है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम खुद को ही घाव पहुंचाएंगे। नहीं, देखिए, कुछ बातें इसमें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि आज जो विस्फोट वहां पे हुआ है उसकी हम सभी लोग घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और जो भी इसके पीछे किसी भी तरह की साजिश है और जिन संगठनों का और व्यक्तियों का इसके पीछे हाथ है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और जैसा अभी एक इंटरनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट बता रहे थे कि आज जो ब्लास्ट हुए हैं और जो रैली हुई थी उसमें कोई इमीडिएट कनेक्शन एस्टैब्लिश करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उस जो रैली हुई और जिसमें हमास के एक सो कॉल्ड नेता ने वर्चुअली एड्रेस किया उस रैली को, और जो ये ब्लास्ट हुआ है उसमें कोई इंटरनल कनेक्शन है, ऐसा अभी तक लग नहीं रहा है और ना ही कुछ एस्टैब्लिश हुआ है। अब जहां तक हमास के समर्थन की बात है, देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। भारत सरकार का ज्ञानेंद्र जी एक बात बताइए जी, हमास का समर्थन कॉम्प्लेक्स मुद्दा कैसे हो गया? फिलिस्तीन का समर्थन अलग बात है। हम क्यों इसमें घालमेल करते हैं कि फिलिस्तीन और हमास अलग हैं? नहीं, सुनिए, मैं उसी पे आ रहा था। मैंने वो बात कही नहीं। मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स इसलिए है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए मैंने कहा। देखिए, मैं उस पे आ ही रहा था। देखिए, भारत सरकार ने ये बात तो बिल्कुल, अपना जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज उस स्टैंड को सपोर्ट करती हैं कि हम किसी भी तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज या वायलेंस का सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन भारत सरकार का ये भी लगातार एक ऐतिहासिक पोजीशन रही है कि हम सामान्य नागरिकों पे, बच्चों पे, महिलाओं पे, मरीजों पे किसी भी तरह के ह्यूमैनिटेरियन राइट्स का वायलेशन, उनके बेसिक राइट्स का वायलेशन, उनके जल का, उनके पानी का, उनकी दवाई का, उनके इलाज का, उनकी बिजली का, उनके इंटरनेट कनेक्शंस का हम विरोध करते हैं। 7 अक्टूबर को जो इजराइल में हुआ, आप उसका भी विरोध करेंगे? वहां पर भी छोटे छोटे बच्चों के गले काट दिए गए, जलाकर खाक कर दिया गया, घर के सामने, माँ बाप के सामने बच्चों को मार दिया गया। बिल्कुल विरोध करते हैं और कांग्रेस पार्टी ने इसका खुलकर विरोध किया है कि हमास ने जो वहां पे कार्रवाई की है और जिस तरह की हिंसा की कार्रवाई की है उसका कांग्रेस ने विरोध किया है। लेकिन हम साथ साथ इस चीज से भी बिल्कुल आंख मूंद नहीं सकते कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की आड़ लेकर आप एक पूरी 22 लाख की जनता को खत्म कर देना चाहेंगे और उसके आड़ में अगर आप एक तरह से राजनीतिक नरसंहार करेंगे जिसमें कि चाहे मरीज हों, चाहे अस्पताल हों, चाहे छोटे छोटे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे जल की आपूर्ति हो, चाहे मेडिसिन की आपूर्ति हो। नहीं, अब ठीक है, अब ठीक है। आप ये इन बातों पर तो मैं भी हूं, मानवीय आधार पर ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन मेरा मुद्दा अलग है। जो कुछ भी फिलिस्तीन में हो रहा है उसके लिए हमास का एक टॉप लीडरशिप भारत में संबोधन देता है।
भले किसी तरीके का कोई संपर्क अभी सामने नहीं आया हो, लेकिन अगले दिन सीरियल ब्लास्ट हो जाते हैं। ये क्या इशारा देता है? देखिए, मैं यही कह रहा हूं, देखिए आप ये देखिए कि जहां तक हमास के समर्थन की बात है, वो हमास के एक लीडर ने किया है। ऐसा नहीं है कि भारत के या किसी राजनीतिक पार्टी के किसी व्यक्ति ने उसका समर्थन किया है। और जहां तक, वही मैं बता रहा था कि जहां तक हमास को समर्थन की बात है, विश्व के बहुत सारे देशों में और बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, ऑक्सफोर्ड में हुआ है, हार्वर्ड में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, जर्मनी में हुआ है, बहुत जगह ऐसे लोग हैं जो हमास को और उनके रेजिस्टेंस को एक एग्रेशन, इजरायली एग्रेशन के खिलाफ रेजिस्टेंस मानते हैं और उसको आतंकवादी संगठन नहीं मानते, क्योंकि वो धर्म के नाम पे या इस्लाम के नाम पे किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस या हिंसा नहीं करता है। कौन? वो एक फिलिस्तीन, हमास धर्म के नाम पर कोई हिंसा नहीं करता है, आपका ये कहना है? नहीं, उसने इस्लामिक के धर्म, हमास का साफ कहना है ज्यूज खत्म किए जाने के लायक हैं। वो इजराइल के ऑक्यूपेशंस के खिलाफ एक रेजिस्टेंस आंदोलन अपने को बताता है कि हम जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनकी एक होमलैंड होना चाहिए और उनके जमीन पे वो ठीक है, लेकिन हमास ऐसा नहीं करता है, क्योंकि ये सब कुछ धर्म के आधार पर ही हमास वहां पर भड़का रहा है। ईरान भी उसी का सहारा ले रहा है। खैर, मेरे साथ सैयद रुमान हाशमी भी मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। और सैयद रुमान भाई, जो कुछ भी अभी तस्वीरें सामने आई, मैं इस फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, इजराइल अभी किस तरीके से जवाब दे रहा है, हमास ने कैसे टेरर अटैक किया जिसमें लोगों को कत्लेआम के जरिए मौत के घाट उतार दिया, अभी उस पर नहीं जाना चाहता। जो केरला में हुआ और केरला में होने के अगले ही दिन अगर आज किसी क्रिश्चियन कन्वेंशन सेंटर में धमाके होते हैं, तो ये तस्वीर किस तरफ इशारा करती है? देखिए, अभी जो कांग्रेस के लीडर जो बात कह रहे थे ना कि दोनों अलग अलग हो सकता है, मेरा भी वही ओपिनियन है। उसकी वजह है, समय थोड़ा लूँगा, 2 मिनट। नहीं, मैं आपको दूंगा, पूरा समय दूंगा। जी, उसकी वजह ये है कि हमास का आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो इजराइल के बाहर कोई हमला किया हो, जैसा कि रिकॉर्ड आतंकवादी संगठनों का होता है, रहा है, ख़ास करके अलकायदा या ISIS, 2 का बात नाम लूँगा मैं। तो ये हमास ने ऐसा नहीं किया है कभी। वो उसकी लड़ाई सिर्फ इजरायली गवर्नमेंट के साथ है, जो एक अपार्थीय सरकार है, नस्ल भेदी सरकार है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि ये अखबारों का एक है, एक एंटी ज़ियोनिस्ट पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है वहाँ पे उसके खिलाफ कोई बोलने वाले लोग उसे अपार्थीय कहते हैं, बल्कि खुद इसके मोसाद के एक्स चीफ तामिर पार्दो का कहना है कि इजराइल एक अपार्थीय स्टेट है। बिशप टीटो ने कहा, नेल्सन मंडेला ने कहा, सबसे नस्ल भेदी सरकार आज कोई है दुनिया में वो इजराइल है। और वो एक्शन में नज़र ऐसे आता है कि पूरे लाइफ को कंट्रोल करते, गाज़ा के रहने वाले 10 लाख लोग हों या गाज़ा में रहने वाले 22 लाख लोग हों या वेस्ट बैंक में रहने वाले 10 लाख लोग हैं, उनके लिए खासकर वेस्ट बैंक में देखिए 500 से अधिक सैनिक चौकियां हैं, अलग अलग सड़कें हैं, अलग टनल है, चैनल बना हुआ है। अगर कोई नॉन फ़लस्तीनी है, ज्यूज़ है, वो अलग रास्ते से जाएगा। मार्केट ख़ास है, वहाँ पे कोई फ़लस्तीनी नहीं जाएगा। दवाइयाँ के इलाज के लिए सेव फॉर द चिल्ड्रन जो ऑर्गेनाइजेशन है, चिल्ड्रन फॉर सेफ, उसका कहना है 400 ऐसे बच्चे जिनको इलाज के लिए बाहर जाने की ज़रूरत थी, इजरायली गवर्नमेंट ने उसको इनकार कर दिया। इजरायली सरकार दुनिया की ऐसी पहली सरकार है जो 5 साल के बच्चों का, फ़लस्तीनी बच्चों का मुकदमा जो है वो सैनिक अदालत में इजराइल बैशिंग पर बाद में आएंगे। रुमान साहब इजराइल बैशिंग पर बाद में आएंगे। मैं भारत लाना चाहता हूं। मेरा सीधा सवाल रुमान भाई, क्या फिलिस्तीन से, हमास से हमारा कोई कनेक्शन है? वहां पर जो कुछ हो रहा है उसको लेकर यूएन प्रस्ताव पास कर रहा है। भारत को एक स्टैंड लेना पड़ा, भारत ने अपना स्टैंड लिया, विदेश नीति साफ कर दी। क्या उसके बाद वहां का एक आतंकवादी संगठन का नेता भारत में संबोधित कर रहा है? वो कौन लोग हैं जो संबोधन करवा रहे हैं? और अगर संबोधन करवा रहे हैं तो संबोधन किस आधार पर करवा रहे हैं? धर्म के आधार पर भी संबोधन हो रहा है। यहाँ पर एएमयू में क्या नारे लगे? रुमान साहब, मैं आपको बता दूं, चले जाइए आप यूट्यूब पर, चले जाइए आप गूगल पर, आपको पता चल जाएगा किस तरीके के हमास के समर्थन में नारे हैं। ये फिलिस्तीन और हमास में ये घालमेल क्यों? फिलिस्तीन का समर्थन अलग और हमास को अलग नजर से क्यों नहीं देखा जा रहा?
देखिए प्रदीप जी, हमास का जहाँ तक मामला है, भारत के परिप्रेक्ष्य में या फ़लस्तीन, हमास एक संगठन है जिसे खुद आप देखें, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर पॉल केटिंग ने उसको कंडेम करने से हमास को इनकार किया जब एक्स प्राइम मिनिस्टर साइन कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के और इजराइल के सपोर्ट में और हमास के अगेंस्ट में। तो पॉल केटिंग, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने इनकार कर दिया इसको कंडेम करने से। बहुत सारे कंट्री हैं, इवन मॉस्को में अभी वार के बीच में डेलीगेशन गया हमास का, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात किया मॉस्को में। बहुत सारे कंट्री हैं जो नहीं मानते हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आपको एक हिंदुस्तान में फ़लस्तीन के साथ भारत सरकार का आज से नहीं, आज़ादी के बाद से, जस्ट बाद से गहरा कूटनीतिक रिश्ता रहा है। जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू से लेकर के हाल केरल तक, में जो हुआ केवल हाल संयोग है। तक इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल केरल नहीं में था। जो हुआ केवल संयोग है। केरल में जो धमाका हुआ है, ये धमाका, ये तो आईएनए जांच से पता चलेगा। लेकिन हमने इतिहास की बात की, उसके बैकग्राउंड को हमास का देखते हुए कहा कि हमास ने अभी तक फ़लस्तीन से बाहर कोई आतंकवादी घटना को अंजाम नहीं दिया है, टेरर अटैक नहीं किया है। उस ग्राउंड पे मैं कह रहा हूँ कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है ये यहाँ के, क्योंकि बहुत सारे केरला से लड़के निकले थे आतंकवादी, आईएसआईएस को ज्वाइन किया था। वो चाहे वो सीरिया गए, चाहे वो अफगानिस्तान गए, वहाँ मारे भी गए तालिबान के हाथों या नेटो के हाथों मारे गए। बाद में तालिबान ने जब कब्जा किया तो वहाँ से भी कुछ मरे और कुछ बच के भागे, और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर आईएसआई का कंट्रोल है, वहाँ वो निकल के वो भागे। तो वहाँ से आईएसआई सपोर्टर जो हैं वो केरला के नौजवान 22, 23, 24 जो आईएनए का रिपोर्ट है उसमें लड़के सैयद भी थे, रुमान लड़कियां भी। हाशमी, ये तो शायद उससे पहला इनकार नहीं कह मौका सकता है, ये शायद पहला इनकार नहीं कह मौका है सकता जब है किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की टॉप लीडरशिप ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए लोगों को उकसाने की कोशिश की है। इससे पहले पतवंत पन्नू ने भी की थी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी। ये वाली जो कोशिश है, इसका इंपैक्ट अगर आता है तो हम क्यों ना कनेक्शन जोड़ें कि उस उकसावे के बाद ये घटना हुई है। अच्छा देखिए प्रदीप, ऐसा है, ये जो मशाल थे, खालिद मशाल, 7 मिनट का इनका स्पीच है। 7 मिनट के स्पीच का एक बड़ा हिस्सा हमने भी सुना, जो उसका जो ट्रांसलेशन, जो ट्रांसक्रिप्ट जो हो रहा था अरबी में था, उसमें खालिद मशाल का ये था कि सपोर्ट के लिए वो धन्यवाद उन्होंने कहा, डोनेशन के लिए कहा कि आप चंदा दें, ह्यूमैनिटेरियन जो नीड है काफ़ी ज़्यादा उसके लिए, और सपोर्ट में फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करें। अगर देखिए गौर करने की बात है, अगर खालिद मशाल भड़काऊ बयान देता भारत के खिलाफ और भारत में 2 कम्युनिटी के बीच नफरत फैलाने वाला अगर वो बयान देता, तो इस बयान को मीडिया, गवर्नमेंट लेकर के आती। तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जहां पर यहूदियों को लेकर तो खासा बोला जा रहा है इस संबोधन के बाद, लेकिन उसमें बुलडोजर हिंदुत्व को भी जोड़ दिया गया। यानी एक साथ लपेट लो और उसका प्रचार कर दो, मैसेज क्लियर कर दो कि इसके पीछे क्या है। खैर, सैयद रुमान हाशमी, मेरे साथ राजीव जेटली भी इस वक्त जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर राजीव जेटली मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये शायद पहला ऐसा मामला है जहां पर धर्म के आधार पर पब्लिक को भड़काने की एक कोशिश की गई है, और भारत के इजराइल के साथ आने की जो विदेश नीति है उसकी खिलाफत करते हुए भी शायद एक इशारे के तौर पर ये सब कुछ चीजें हुई हैं। अब जो केरला की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, क्या आपको लगता है बहुत गहनता से जांच की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि कोई साजिश है जो पनपानी शुरू की जा चुकी है? देखिए, कोई नई बात नहीं है, आप इसको गौर कीजिए इस बात की तरफ, क्योंकि आपने इस शब्द को कोट कर दिया, मैं कोट करने ही वाला था। एक पैरेलल व्यवस्था इस देश के अंदर खड़ी की जाती है। हमारी विदेश नीति क्या है, इस बात से उनको सरोकार नहीं है। उनको सरोकार इस बात से है कि कौन सा आतंकवादी संगठन किस उद्देश्य से किस देश के साथ लड़ रहा है। अगर यही कोई इजराइल होके या हमास होके ना होता, या कोई यहूदी दूसरा संगठन होता जिसके अंदर इस्लामिक धर्म ना होता, तो शायद ही उनका साथ ना देते। तो केवल एजेंडा केवल इतना है कि इस दुनिया के अंदर जहां पर भी इस्लाम की बात आती है, चाहे वो अच्छे के लिए हो चाहे वो बुरे के लिए हो, ये रेडिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ज्यादातर आपने देखा केरला के अंदर पनप रही है, केरला के अंदर से ही फंडिंग शुरू हो रही है, केरला के अंदर से ही समर्थन दिया जा रहा है, केरला के अंदर ही वर्चुअल बैठकें की जा रही हैं, केरला के अंदर ही एड्रेस किया जा रहा है, उनको भी सुना जा रहा है, जिनके खिलाफ आज पूरी दुनिया खड़ी हुई है। तो आप इससे एक बात का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि बार बार हमें दुहाई दी जाती थी कि हम
हम इस देश के संविधान से बंधे हैं और हम संविधान को मानते हैं। तो आपने एक बात देखा कि संविधान के ऊपर कहीं ना कहीं धर्म हावी हो जाता है। धार्मिक रूप से अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है और उसका पर्पस भी अच्छा ना हो, अगर वो मासूम लोगों को बंधक बना करके रखे या उनका कत्ल करे, तब भी ये उन्हें फंडिंग देने के लिए तैयार हैं, तब भी उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार हैं। ये गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय में देखिए, आज की डिबेट को खत्म होने दीजिए, कल कोई और विषय उठाइए। जब इस देश की बात आएगी तो सीधा सीधा ये अपनी सहूलत के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब देश ही की इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत देश की विदेश नीति जो सी हमारी है उसको ये फॉलो नहीं करना चाहते, उसके खिलाफ सीधा सीधा खड़े हो गए हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि इस देश के खिलाफ खड़े हो गए हैं, इस देश की विदेश नीति के खिलाफ खड़े हो गए हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। हर रूप में दिखाना चाहते हैं कि हमारा इस देश से ज्यादा अगर सरोकार है तो सरोकार केवल और केवल धर्म के आधार पर आधारित है और हमारा दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। यही बात हम कह रहे हैं। केरला की सरकार क्या कर रही है? आंखें मूंद करके बैठी है। केरला की सरकार जो इनका मनोबल बढ़ा रही है, इनका समर्थन कर रही है, तो इसका मतलब ये होगा तुष्टीकरण की राजनीति सीधी सीधी नजर आ रही है। आज केरला की सरकार ने दिखा दिया कि हम आप लोगों के साथ खड़े हैं वोट की राजनीति के चलते। मतलब केरला की सरकार भी हमारे देश के साथ नहीं खड़ी है। इसका मतलब केरला की सरकार भी देश की खिलाफत कर रही है। अगर इन लोगों को समर्थन दिया जा रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, इन लोगों के बातें सुनने के बाद अपने कान बंद किए जा रहे हैं, तो आप ये सोचिए, ये सरकार देश हितैषी नहीं है, देश विरोधी है। इसीलिए सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना जन्नत, अगर इस देश के अंदर किसी को कोई आज नजर आता है इस्लामीकरण करने का, तो वो केरला की भूमि नजर आती है, केरला की सरकार द्वारा दिए गए समर्थन नजर आता है। और मुझे लगता है ये देश अब देख रहा है, केरला वासी भी देख रहे हैं कि इनके एजेंडे सरकार के और इन जो तथाकथित जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, इनके एजेंडे कम से कम हमारे देश के सामने उजागर होते हुए नजर आ रहे हैं। एनआईए ने जितनी भी कार्रवाई करी है, जितने भी एविडेंसेस दिए हैं, उन सभी सबूतों को सरकार भी दबा रही है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि इनका एजेंडा केवल और केवल इस्लामिक तुष्टीकरण है, इनका दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। और इस एजेंडे के तहत मुझे लगता है जवाब जनता भी देने वाली है। केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इनकी खिलाफत होगी वो नहीं होगी। भारतीय सरकार जो इनकी खिलाफत करेगी या भारत की एजेंसियां इनके खिलाफ जो कार्रवाई करेगी, केवल इतना ही इशू नहीं रहेगा। अब केरला की जनता भी इनका न्याय करेगी कि ये लोग हमारे केरला को, हमारे देश को बर्बादी की तरफ लेकर के जा रहे हैं, बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन राजीव जेटली जी, एक सवाल बनता है यहाँ पर, और उस सवाल का जवाब मुझे आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। आखिर ये सब कुछ जो भी हुआ, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि हमास के एक लीडर ने संबोधन दे दिया, आखिर कैसे हमास के लीडर ने संबोधन दे दिया, कैसे बरगलाने की कोशिश उसने कर दी, लेकिन हमास पर भारत में तो कोई प्रतिबंध है ही नहीं। हमास ने भारत में कुछ किया नहीं जिसका वो हवाला भी दे रहे हैं। अगर प्रतिबंधित नहीं है तो कैसे कार्रवाई होगी यहाँ पर? देखिए, पहली बात यह है कि विचारों की लड़ाई है। आपको जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात रखी थी, वो यही बात रखी थी, हमास की लड़ाई इजराइल के साथ है, और इजराइल और हमास की लड़ाई के बीच में भारतीय मुसलमान, मैं एक शब्द आप कोट करने वाला हूं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं समर्थन मिलता रहा है। मैंने चंदे की बात करी थी, पीएफए की उपज, मैंने बात करी थी उन राजनीतिक पार्टियों की जिनको सीधा सीधा ऐसे विचारों को जो प्रोत्साहित करते हैं, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि अगर भारतीय सरकार कोई कदम उठाती है तो इनका कदम केवल और केवल धर्म के आधार पे होता है, देश के आधार पे नहीं होता। ये अपने आप में बता देगा। लेकिन दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी कही कि हमास के खिलाफ कैसे हम कार्रवाई करेंगे। अरे हमें जरूरत है क्या? ये हमास से खतरनाक संगठन हमारे देश के अंदर बैठे हैं जो हमास का समर्थन कर रहे हैं। हमें तो अपनी चिंता है, हमें तो इन लोगों से लड़ाई लड़नी है। हम इन लोगों को कैसे पनपने दें? और हम जब अपनी बात करते हैं तो क्या हमारी जो दसल है, हमारी जो लड़ाई होगी, क्या किसी सरकार के साथ शुरू हो जाएगी केवल इन विचारों के लिए? ये उस सरकार को देखना है जिस सरकार को जनता ने चुन करके भेजा है कि आप जनता को डिलीवर करने के लिए आए हैं या इस देश के बंटवारे के लिए आए हैं, इस देश में इस तरीके की तुष्टीकरण की राजीव जी फिर इसका सहारा लेकर तो भगोड़ा गुरपतवंत पन्नू हुआ, भगोड़ा जाकिर नायक हुआ, वो भी इसी चीज की शुरुआत कर सकते हैं और बड़ा एक दुश्वारी पैदा हो जाएगी।
आप रिपीट करेंगे, आपके बीच में ओवरलैपिंग होगी, मैं आपकी पूरी बात मैं ये सुन नहीं कह पाया। रहा था कि एक भगोड़ा गुरपतवंत पन्नू है जो कनाडा में बैठा है, एक भगोड़ा जाकिर नाइक है जो मलेशिया में बैठा है, वो इसी का आधार लेकर वो भी अपनी कार्रवाई करने लगेंगे, ऐसे सम्मेलन में संबोधित करने लगेंगे। आपने तो देखा सरकार ने कितनी कड़ी कार्रवाई करी। इतना बड़ा समृद्ध देश, उसके सारे डिप्लोमेट को ये बोला जाए कि देश छोड़ करके चले जाइए, क्या इस सरकार का कड़ा कदम नजर नहीं है आपको? और जाकिर नायक को तो आप भगोड़ा बता ही रहे हैं, तो भगोड़ा तो वो है। जाकिर नायक वही जाकिर नायक है जो हमारे देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को चंदा दिया करता था, आज वो इस देश के अंदर अपने कदम नहीं रख पा रहा है। तो उसके पीछे की वजह क्या है? एक सरकार, जिस सरकार ने ऐसे जो संगठन है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी, इसीलिए वो भगोड़े हैं। भगोड़े ना होते तो केरला में जिस तरीके से सरकार समर्थन दे रही है, इसी तरीके से इस देश में बैठे होते और देश की जड़ें खोद रहे होते और वहां की राजनीतिक पार्टियां उनसे चंदा ले रही होती। तो हमने तो कदम उठाए हैं आपने, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सरकार जो इसी देश की एक राज्य की सरकार है, वो भी कम से कम केंद्र की सरकार के साथ मिलकर के ऐसे जो तत्व हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। और नहीं करेगी तो मुझे लगता है अभी जनता के सामने जनता को निर्णय लेना। सवाल यही तो बड़ा है कि आखिर ये मेल कहां से होगा, देश सबसे आगे कैसे आएगा। पीके मिश्रा साहब मेरे साथ एडीजी रिटायर्ड इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीके मिश्रा साहब, मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं इस चर्चा में, यासिर अराफात के दौर में ले जाना चाहता हूं, जब फतेह संगठन के साथ यासिर अराफात फिलिस्तीन पर थे, तब हमास एकदम दबा हुआ संगठन था। आज हमास फिलिस्तीन कैसे बन गया और हमास इतना निर्दयी कैसे हो गया कि केवल इजराइल को सबक सिखाने के लिए उसे 2-2 महीने 3-3 महीने के बच्चों के गले रेतने से परहेज नहीं दिखाई पड़ा और उसके समर्थक भारत में आने लगे। बिल्कुल, आप देखिए यासिर अराफात का टाइम पर वो लीडरशिप पैलेस्टाइन का अलग था। हमारा रिलेशन पैलेस्टाइन के साथ बहुत पुराना है और नेहरू जी के साथ, इंदिरा गांधी जी के साथ इनका रिलेशन बहुत अच्छा था और हम इंडो पैलेस्टाइन रिलेशन वाज एट इट्स पीक। यासिर अराफात जी जब इंडिया को आए थे, कैसा सौहार्दपूर्ण वातावरण था और हम लोग, मैं भी पाकिस्तान काफी 2-3 बार गया हूँ, लेकिन मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ तब पैलेस्टाइन का कंट्रोल उनके हाथ में था। अब क्या रहा स्लोली, हमास पैलेस्टाइन का प्रेसिडेंट जो है, जो वो तो अंगूठा छाप है, वो सिर्फ बोलने के लिए, मैं बड़ा क्लियरली बताऊं, उनके पास पावर नहीं है। हमास इज कंट्रोलिंग पैलेस्टाइन फुल्ली, प्लस उनके साथ पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहादी भी उनके साथ ही है। हमास का जब कंट्रोल हुआ, उसके पीछे है ईरान, मेन है ईरान के साथ हमास का ताल्लुकात है और उसके साथ साथ लेबानन और हिजबुल्लाह भी है और इनका ट्रेनिंग चलता रहा, आतंकवादी ग्रुप के ऊपर इनका ट्रेनिंग चलता रहा। जो आज जो 500 टनल बना हुआ है, ये टनल बना हुआ है, हमास अकेला नहीं बना सकता था, हमास के पास इतना फंड्स नहीं था। ये सब आयतुल्ला खुमैनी का दिमाग है, बेरूट। अब ये जो प्लानिंग हुआ था, जो हमास ने अटैक किया 7 अक्टूबर को, इसका प्लानिंग जो था बेरूट में हुआ था। इसको खुमैनी, आयतुल्ला खुमैनी ने प्लानिंग किया था और ये लगातार लास्ट 5 साल जो है इनको ट्रेनिंग दिया गया है, इनको रॉकेट फैक्ट्री बनाया गया है, इनको रॉकेट पहुंचाया गया है, इसको रॉकेट मारने का रॉकेट प्रोपेलर गन्स भी दिया गया है और इनको आतंकवादी रूप में बिल्कुल इनको बनाया गया है। तब ये पूरा पैलेस्टाइन को ऑक्युपाई कर चुके हैं। गाजा इज अंडर देयर कंट्रोल। गाजा जो है पैलेस्टाइन एब्सोल्युटली हमास के कंट्रोल में है। ये तो ठीक है कि इंडिया अभी तक हमास को, ISIS को तो इंडिया में बैन हो चुका है, लेकिन हमास को हम अभी तक बैन नहीं किया, इंडिया ने नहीं किया है, क्योंकि हमास का जो अटैक अभी हुआ था, जिस निर्दय पूर्वक अटैक उन्होंने इसराइल पे किए, अब जैसे आपने मैं सिटी सोहाइब का स्टेटमेंट दे रहा हूं, जो मल्लेपुरम में इसको सुनाया था, मसाल को सुनाया था, सबको सुनाया था, ये जो कतार से जो स्पीच दे रहे थे कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो अगर हम ये प्रचार करेंगे, इंडिया में और भी करते रहेंगे, तो क्या हो गया? ये स्टेटमेंट जो आ रहा है केरल में, ये बहुत बड़ी चीज है। ये हाइब्रिड वॉर तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जहां पर मीडिया के जरिए हमास को एक्सेप्टेंस दिलाने की ऐसे आयोजनों के जरिए कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, यू आर करेक्ट। और हमास को बिल्कुल, आप देखिए प्रोटेस्ट जो हो रहा है पैलेस्टाइन के लिए, प्रोटेस्ट तो सिर्फ आ रहा है, एक्चुअल प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो हमास के फेवर में हो रहा है।
अभी मैं सुन रहा था हमास का लीडर जो मसाल ने कतार से स्टेटमेंट दे रहे थे, वो फंड्स मांग रहे थे और यूनिटी मांग रहे थे, और अब गाजा में जो हो रहा थे, बच्चों का प्रॉब्लम हो रहा है, मेडिकल कवर हो रहा है और उनको खाना नहीं मिलता है और उनको हॉस्पिटल को मदद चाहिए, इसके ऊपर वो ध्यान दे रहे थे। नो, he has clearly categorically told, unite, go to street, protest, go to street, and पूरे भड़काऊ भाषण था उनका, जिसके वजह से फ्राइडे उनका भाषण खत्म हुआ मलप्पुरम में और आज सुबह वो अटैक हुआ। सैयद रुमान हाशमी, आपका यूज करना चाहूंगा, क्या ये हाइब्रिड वॉरफेयर का एक आपको एक तरीका नहीं लगता जिसमें लेजिटिमेट एक तरीके से करने की कोशिश की जा रही है हमास को ऐसे आयोजनों के जरिए कि हमास इस सब में इन्वॉल्व नहीं है, हमास अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। हालांकि हमास फिलिस्तीन नहीं है, यासिर अराफात के दौर में हमास की कोई जगह नहीं थी, फतेह संगठन वहां पर सबसे आगे था, लेकिन बाद में हमास ने टेक ओवर किया और आज हमास इस हालत में है। देखिए प्रदीप, ये हमास की जो बात हो रही है, कैसे आपने पूछा भी था कैसे स्ट्रांग हो गया यासिर अराफात के बाद, मैं बताऊंगा इजरायली आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल जो 1980s में गजा के मिलिट्री गवर्नर रहे, यज़िक सेगेव, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया यज़िक सेगेव ने, और वो बताते हैं कि हमास को हमने क्रिएट किया है, इजरायली गवर्नमेंट ने, हमने क्योंकि उन्होंने रीज़न दिया है क्योंकि पीएलओ एक सेकुलर एंड कम्युनिस्ट ग्रुप था, क्योंकि उसके अंदर पीएलओ के अंदर पॉपुलर फ्रंट भी जॉर्ज हब्बाश का, दे वर रेडिकल कम्युनिस्ट, यासिर अराफात सेकुलरिस्ट। तो यज़िक सेगेव का कहना है कि सेकुलर और कम्युनिस्ट पीएलओ को ये करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए हमने हमास को फंडिंग की। 1919 में बेंजामिन नेतन्याहू अपने पार्टी जो उनकी पार्टी है उस पार्टी को एड्रेस कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिक्विड पार्टी उनके पार्टी का जो नाम है, लिक्विड पार्टी, उन्होंने कहा कि हमें इस बात से कोई एतराज़ परहेज नहीं है कि कतर हमास को फंडिंग कर रहा है, और वो कतर पैसा देता था कतर इजराइल गवर्नमेंट को, और इजराइल गवर्नमेंट हमास को, जैसा कि यज़िक सेगेव ने भी, ब्रिगेडियर जनरल 1980s में मिलिट्री गवर्नर ऑफ गाजा, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, और ये इस बात को लिक्विड पार्टी आपने बहुत कुछ साफ कर दिया, हालांकि मैंने वो इंटरव्यू नहीं पढ़ा है, मैं इस बात को बोलूंगा जो आपने कमांडर की बात यहां पर रखी है, लेकिन आपने ये बात साफ कर दी कि क्या क्या पीछे चलता रहा। लेकिन मेरा सवाल फिर घूम फिर कर सैयद रुमान भाई आपसे इतना ही है, वहां क्या हो रहा है, उससे भारत की शांति को क्यों प्रभावित किया जा रहा है, क्यों भारत में जानबूझकर इन चीजों को उठाया जाता है, क्यों तेरा मेरा क्या रिश्ता, या इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगते हैं, क्यों हमास के समर्थन में रैली निकलती है। अगर निकलनी है तो भारत सरकार का भी स्टैंड है कि वो दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थक है, फिलिस्तीन के समर्थन में है, तो उसकी बात करें ना, हमास की बात क्यों होती है। देखिए एक बात को समझिए प्रदीप जी, वो ये है कि इस्लाम में मुसलमानों के लिए 3 स्थान बहुत पवित्र हैं। एक है खाने काबा मक्का, जो मक्का शहर में है, हज करने जाते हैं, काबतुल्लाह की बात आप, काबतुल्लाह, जी हाँ। दूसरा सेक्रेट मुकाम है मस्जिद अक्सा, जो आपको यरूशलेम में है, जहाँ पर मोहम्मद साहब ने नमाज पढ़ाई थी, और एक छोटे पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए, मतलब 13 साल के बाद, जब 13 साल के बाद जब माइग्रेट किया मोहम्मद साहब ने मदीना को मक्का के बाद, उस वक्त भी एक ख़ास समय तक मुसलमान जो थे वहाँ पे वो मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। बाद में उसको टर्न हुआ खाने काबा की तरफ नमाज करने का। तो ये एक काफ़ी सेकंड रिलीजियस मुकाम है मस्जिद अक्सा, इसलिए दुनिया भर के मुसलमानों का उस मुकाम से ख़ास अटैचमेंट है। और यूनाइटेड नेशन का रिजोल्यूशन भी है कि 1967 का जो टाइम था, जो उस वक्त हिस्सा था, उसमें 2 स्टेट सोल्यूशन हो, और ईस्ट यरूशलेम जिसके अंदर मस्जिद अक्सा आता है वो फ़लस्तीन का कैपिटल हो, और साथ में इजराइल का वेस्ट यरूशलेम जो है वो इजराइल का हो। इस वजह कर दुनिया भर के मुसलमान जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि
फलस्तीनी जब यरूशलेम की बात ठीक उठाते है, हैं, ये आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन यहां पर फिलिस्तीन का समर्थन होना चाहिए, हमास का क्यों? राजीव जेटली का मैं रुख कर लेता हूं। राजीव जेटली मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजीव जेटली, तर्कों से सहमत हैं आप क्या? नहीं, जो मेरी चर्चा का विषय था, जहां से मैंने शुरुआत करी जी। थी, इसको घुमा फिरा के वहीं ला करके खड़ा कर दिया। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं, देखिए अब इन्होंने इसके पीछे धार्मिक आधार भी क्योंकि बताने क्योंकि शुरू राजीव कर दिए। जेटली, तो माफी मेरी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। फिलिस्तीन को बचाने के नाम पर हमास की द्वारा की गई हत्याओं का महिमा मंडन करने की तो आजादी नहीं दी जा सकती ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप छोड़िए इस बात को भी, मैं अभी इस बात पे नहीं जा रहा हूँ कि किसकी वो खिलाफत कर सकते हैं और किसकी हिमाकत कर सकते हैं और किसका सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है, हम भारत के अंदर रहते रहते बार बार इस बात को कोट करते हैं कि हम भारतवासी हैं, भारत के संविधान से बंधे हैं। मेरा तो प्रश्न केवल इतना है कि भारत के संविधान के तहत अगर भारत कोई नीति बनाता है, उस नीति को वो आगे लेकर के जाता है, तो उस नीति की खिलाफत अगर भारत में धर्म के आधार पर होती है, तो आपके सारे तथ्य जो है उनकी कोई मायने नहीं रह जाते। जैसे इन्होंने कहा कि हम धार्मिक रूप से वो चाहते हैं कि वो हमारा एक आस्था का स्थल है। आपकी आस्था का स्थल हो सकता है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं। और हमारे देश की नीति भी ये रही है कि हमने कहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, हम फिलिस्तीन के साथ, हम अपनी विदेश नीति से नहीं हटे हैं। लेकिन जब हम हमास की खिलाफत कर रहे हैं, तो हमास के साथ खड़ा होना अपने आप में दर्शा देता है कि कहीं ना कहीं जितनी भी मुद्दे हैं और जितनी भी बातें हैं, उसके पीछे केवल एक ही आधार है, और वह आधार है धर्म। आप ये बताइए, इस देश के अंदर कितने हिंदू और कितने मुस्लिम और कितने क्रिश्चियन और कितने सिखों ने या कितने जैनियों ने हमास का समर्थन किया? किसी ने नहीं किया। वो इस देशवासी हैं, इस देश के साथ जुड़े हैं, देश की नीति और इस देश की विदेश नीति के ऊपर अपनी आस्था रखते हैं। अगर कहीं खिलाफत हो रही है, तो उस खिलाफत की वजह क्या रह गई बताइए? उस खिलाफत की वजह केवल एक रह गई, जो भारतीय नहीं है, जिन्होंने कत्लेआम किया, केवल उनका धर्म मुसलमान है। इसलिए हमारे देश के अंदर खासतौर पर इस तरीके की सभाएं आयोजित की जा रही हैं। और कोई विषय है बताइए इसके अलावा? अगर यही विषय केवल पूरे भारतवासियों से जुड़ा हुआ होता, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चंदाखोरी और इस तरीके की बयानबाजियां केरल के अंदर ना होती। केवल धर्म से जुड़ा है, इसीलिए ये सारे विषय उठाए जा रहे हैं। और असली जो सबसे बड़ा इशू है वो ये नहीं है कि वो चंदा ले रहे हैं या इस तरीके की आतंकवादी समर्थकों का गुटों का समर्थन कर रहे हैं। विषय ये है कि वहां की सरकार क्या कर रही है। विषय ये है कि केरल की सरकार इनको बढ़ावा क्यों दे रही है। तो इसे ही हम कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति। इसीलिए हम कहते हैं इनकी तथाकथित सेक्युलरिज्म की राजनीति हम नहीं करना चाहते। आपको डर लगता है कि ये चीजें आगे बढ़ सकती हैं और फैल सकती हैं? बिल्कुल बढ़ेंगी। देखिए, हमारे देश ने तो पीड़ा सही है। धर्म के आधार पर तो हमारा विभाजन हुआ। बताइए, कोई संस्कृति का आधार था क्या उसका? धर्म भी तो आधार था। और धार्मिक आधार पर आज हमारे देश की नीतियों की खिलाफत की जा रही है हमारे देश के अंदर बैठ करके, क्योंकि एक राज्य सरकार उनको समर्थन कर रही है, एक राज्य सरकार उनको सपोर्ट कर रही है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि कोई भी कदम अगर आप इस तरीके का उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों के लिए मुसीबत बनते हैं जो इस देश के अंदर मुसलमान कहते हैं कि हम भारतीय हैं, क्योंकि आपके कदमों से कहीं ना कहीं उनकी तरफ उंगली उठती है। तो आप अपने लिए नहीं, देश के लिए नहीं, अपने मुसलमानों के लिए भी मुसीबत बनते चले जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, उन लोगों के लिए भी मुसीबत जो यहाँ पर रह रहे हैं और जिनको भारत की शांति खास तौर पर काफी ज्यादा प्रिय है। लेकिन मेरे साथ एडवोकेट ज्ञानेंद्र भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। एडवोकेट ज्ञानेंद्र, सीधा सवाल आपसे करता हूं, जो सवाल अभी मैंने राजीव जेटली से साहब के सामने रखा। क्या फिलिस्तीन को बचाने के नाम पर हमास की हत्याओं का महिमा मंडन किया जाना जरूरी है? क्या उसे हवा दी जा सकती है जो कुछ होता हुआ दिख रहा है, और क्या आप इसे फैलता हुआ भी देखते हैं आगे? नहीं, देखिए, जहां तक ये आपका प्रश्न है, इस मामले में तो बिल्कुल सभी राजनीतिक पार्टियों का और भारत सरकार का और भारत के जनमानस का एक ही स्टैंड है कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। और अगर हमास ने वहां पे हिंसा की शुरुआत की, तो उसकी सबने भर्त्सना की। लेकिन साथ साथ आप सिर्फ समस्या के एक पहलू को ही नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अगर समस्या के एक पहलू पर ही आप देखेंगे और सिर्फ उस दृष्टिकोण का ही समर्थन करेंगे, तो समस्या का सही समाधान आप कभी नहीं निकाल पाएंगे। तो एक हमास ने अगर एक
एक हिंसात्मक कार्रवाई की, उसका सभी ने विरोध किया। लेकिन जब उसके जवाब में जिस तरह की एक तरह का राजनीतिक जेनोसाइड किया जा रहा है, महिलाओं का, बच्चों का, जिस तरह से करीब करीब अभी 8,000 लोग मारे जा चुके हैं, अस्पताल बर्बाद किए जा रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाने का सामान नहीं अमेरिका है, की भी दवाई रिपोर्ट है, देखिए मेरी रिपोर्ट नहीं है, मैं इजराइल की रिपोर्ट किनारे करता हूं। जो मैंने अमेरिकी विदेश विभाग या अमेरिकी जो रिपोर्ट सामने आई है, हमास के टेररिस्ट उन जगहों पर शेल्टर ले रहे हैं जो जगह रिहायशी इलाकों के बीच में हैं, रॉकेट वहां से फायर हो रहे हैं। तो क्या करे इजराइल? इंतजार करे जिन्होंने कत्लेआम मचाया, जब वो लोग खुले में आ जाएं तब वार करे? नहीं, देखिए इस तरह की कार्रवाई करने के अपने एक तरीके, यही तो देखिए दो पहलू है। आप अगर इजराइल की पहलू से देखेंगे तो हो सकता है आपको वो सही लगे, लेकिन अगर हमास की पहलू से या फिलिस्तीन में रहने वाले लोगों की के नजरिए से, या फिर लार्जर इस्लामिक एक जो वो होता है, एक कोहेशन होता है, ब्रदरहुड है, उसके नजरिए से देखेंगे तो वो ये कहेंगे कि अगर कुछ चंद लोगों के अपराध की वजह से आप लाखों नागरिकों का, इन चंद लोगों ने 1400 से ज्यादा लोगों की बुरी तरीके से हत्या कर दी थी। हाँ, तो अगर आप कत्लेआम ये चंद लोग थे और आप ये कहेंगे कि उसका कहीं विरोध ना हो, कोई उसका विरोध ना करे, और अगर उसका कोई विरोध होता है कहीं पे तो आप ये कहेंगे कि यह विरोध आतंकवाद को समर्थन देने का विरोध हो रहा है, या यह विरोध हिंसा की कार्रवाई को समर्थन देने का विरोध हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पोजीशन में थोड़ी अतिशयोक्ति है। चलिए ठीक है, आप अतिशयोक्ति मानते हैं, मैं आपकी बात को काटता भी नहीं, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, क्योंकि ये चर्चा है। यहां पर मेरा काम आपको काटना नहीं है, आपके जरिए आपकी बात सामने रखना है। ये अतिशयोक्ति आपको लगती है? मेरे पास पीके मिश्रा जी है, क्योंकि वो एडीजी रिटायर्ड है, उनसे जान लेना चाहता हूं। मेरे पास अब समय कम है। पीके मिश्रा जी, मुझे ये बताइए, भारत के लिए क्या सबक है? एक दिन में हमास के इतने आतंकवादियों ने बैरिकेडिंग, फेंसिंग तोड़ी, हवाई जरिया, समुद्र का जरिया, जमीन से 1400 लोगों का कत्ल किया। भारत में भी वेस्टर्न सेक्टर से अचानक ड्रोन आते हैं, हथियार गिराते हैं और तमाम चीजें करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी कुछ यही चीजें हो रही, जिस पर ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है। कितना बड़ा सबक भारत के लिए, साथ ही ये भी जो समर्थन हो रहा है केरला में, वो भी कितना बड़ा सबक। बिल्कुल, मैं क्लियरली बताता हूँ। केरला में जो सुहाइब सिटी ने किए हैं हिमालयपुरम में, इसमें केरला पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। फ्राइडे को जो हुआ ये गलत हुआ है, क्योंकि अभी तक उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ है। हमको देखने में मिला नहीं, मेरा भी सवाल यहाँ पर आप सबसे यही है, जब हमास भारत में बैन है ही नहीं, तो हमास का कोई लीडर अगर संबोधन करता भी है तो किस आधार पर पुलिस एक्शन लेगी? पुलिस को बिल्कुल इस आधार पर लेना चाहिए। देखिए, जो भड़काऊ वाला जो भाषण था, वो भड़काऊ वाला, बेशक अरबिक में था, वो भड़काऊ वाला भाषण था। वो देखिए सुहैब का स्टेटमेंट देखिए कि अभी ये जो है हम पूरे भारत में इसको फैलाएंगे। उसने बताया है कि इसमें आप एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बात अलग है। मैं क्लियरली बताता हूँ। इसके ऊपर दो चीज और बताऊंगा। आप बता रहे थे कि हॉस्पिटल के ऊपर क्यों मिसाइल पड़ रहा है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्यों पड़ रहा है। मोस्ट ऑफ द टनल्स ऑफ हमास, इसका मुंह जो है वो रिहायशी इलाका में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में और हॉस्पिटल्स में ही खोलता है। और पूरे हॉस्पिटल्स में हमास आतंकवादी बैठे हैं। जितने रॉकेट्स चल रहा है सभी हॉस्पिटल से ही फायर होता है। तो वो बात मैं कोई इस्राइल का सपोर्टर नहीं हूँ या हमास के अगेंस्ट, मैं ऐसा मानता भी नहीं कि मेरे साथ मौजूद पैनलिस्ट किसी के सपोर्टर हैं। ये आपकी राय है पूरे हालात को देखते हुए। राजीव जेटली जी मेरे साथ जुड़े हुए। राजीव जेटली जी, बस 15-20 सेकंड का कमेंट आपके लिए। क्या बहुत बड़ा सबक भारत के लिए अब जरूरी है इससे सीखना भविष्य को लेकर? नहीं, हमारी तो लड़ाई इसी बात को लेकर के है। देखिए, हमारी जब खिलाफत होते हैं तब सब राजनीतिक दलों द्वारा INDIA जिसे कहा जाता है अलायंस, अगर ये खिलाफत करता तो इसके पीछे की मुख्य वजह आप देखिए ना, केवल एक ही तो मुख्य वजह है कि मुख्य वजह यह है कि सबको एक जैसा अधिकार क्यों दे रखा है। हम तो धर्म के आधार पर अधिकार देने की बात करते हैं, हम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। अरे भाई, हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते, यही केवल हमारा गुनाह है। और तुष्टिकरण की राजनीति के नतीजे जो है आपको वो केरला की भूमि से नजर आने शुरू हो गए हैं,
जो हमारे देश का सब्जेक्ट ना होकर के अगर हमारे देश के अंदर इस तरीके से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है और उस संगठन को जाहिर यहाँ सी पर बात है, मेरे समर्थन पास दिया समय जा रहा कम है। आपने कहा कि केरला की भूमि से ये चीजें निकलकर सामने आ रही है, चंदा इकट्ठा हो रहा है, हमास के लीडर संबोधित कर रहे हैं। ये छोटी शुरुआत जरूर कही जा सकती है, लेकिन इसका रिपरकशन, इसका असर बड़ा हो सकता है। समय पर चेतने की जरूरत है। भारत हमारा देश है और भारत देश की शांति हम सब पर निर्भर करती है। विश्व में क्या कुछ हो रहा है उसको समर्थन देने के नाम पर भारत में आग लगाने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। एक छोटे से